Hello everyone, welcome to Gurmantra Academy. I hope you all are doing well and fine. I am Arpit Chaturvedi, your educator, and here I am covering the GATE Botany syllabus for our upcoming examination. Okay, in this class, I'll be discussing about eukaryotic chromosomal organization. और मुझसे अगर आप पूछें कि कौन सा आपका वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है पूरे सिलेबस का गेट के या मतलब नॉर्मल जनरल लाइफ साइंस के पूरे एग्जामिनेशंस में या सिलेबस में, तो मेरा ये वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है। होता ना, मतलब बहुत सारे गाने रहोगे होते, लेकिन एक बहुत फेवरेट होता है। तो मुझे यूकैरियोटिक क्रोमोसोमल ऑर्गेनाइजेशन इतना ज़्यादा पसंद है क्योंकि इसमें नेचर की वो ब्यूटी, वो मैजिक देखने को मिला है जो आपको जल्दी कहीं देखने को नहीं मिलता है ना। ऐसी मज़ेदार चीज़ है। और हम ये कह लें कि नेचर ने एकदम, आप कहते हैं ना कि आप आर्टिस्ट क्या बनोगे, नेचर से अच्छे क्या ही कोई आर्टिस्ट बन सकता है। तो इतनी अच्छी तरीके से नेचर ने मतलब हिट एंड ट्रायल करके, कुछ डिसेलेक्ट करके, कुछ लेके, कुछ छोड़ के, ऐसा एक समन्वय बनाया है कि आखिर में आज हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर जो हमें डीएनए ऑर्गेनाइज्ड मिलता है यूकैरियोट्स में, वो इतना नायाब है, इतनी अच्छी तरीके से हमको देखने को मिलता है, जो कि बहुत बहुत ही मतलब कह सकते हैं कई हज़ारों गुना हमको वो फोल्डेड फॉर्म में डीएनए देखने को मिलता है अगर हम उसे नॉर्मली थ्रेड की फॉर्म में कंपेयर करें तो। ओके, तो किस तरीके से चीज़ें होती हैं, क्या होता है, क्या नहीं होता है, वो हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, उसे समझने की कोशिश करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द यूकैरियोटिक क्रोमोसोमल ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि यूकैरियोट्स मतलब क्या। अगर हम अपने टॉपिक को जो मेजर टर्म है उसको तोड़ें तो यूकैरियोट्स मतलब एनिमल्स या ऑर्गेनिजम्स विद कंप्लीट और वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस। ठीक है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस का मतलब क्या, न्यूक्लियर मटेरियल इज सराउंडेड बाय अ डबल मेम्ब्रेन्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या डबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये हमको देखने को मिल रहा है पहली चीज। और दूसरी चीज हमको यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी देखने को मिलते हैं यूकैरियोट्स में। लेकिन हमारा प्राइमरी फोकस है अपने न्यूक्लियस की तरफ। न्यूक्लियस के अंदर हमारा न्यूक्लियर मटेरियल होता है, जो कि यूकैरियोट्स के केस में मेजरली हमको डीएनए देखने को मिलता है। अब अगर इस डीएनए की आप बात करो, फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि डीएनए जो हमारी बॉडी में रहता है उसमें बहुत सारा पार्ट ऐसा होता है जो कि नॉन कोडिंग होता है और बहुत थोड़ा सा पार्ट ऐसा होता है जो कि कोडिंग होता है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि जो पार्ट नॉन कोडिंग है उसको हम अपने न्यूक्लियस से निकाल दें, बिल्कुल नहीं है। उस नॉन कोडिंग वाले पार्ट को भी हम अपने बॉडी में या अपने सेल के अंदर रखते हैं। अगर एक छोटा सा अंदाजा हम लगाने की कोशिश करें तो हर एक न्यूक्लियस में जो डीएनए है, या हम ये कह लें कि हर एक जो हमारा सेल है उसके न्यूक्लियस में जितना डीएनए है उसको अगर हम पूरा ऐसे स्ट्रिंग की तरह ओपन कर दें, एक थ्रेड की तरह ओपन कर दें, तो अफ्रीका के एक कोने से दूसरे कोने तक हम उसको बांध सकते हैं। इतना ज़्यादा डीएनए फाइबर की फॉर्म में, एक थ्रेड की फॉर्म में हमारे हर एक न्यूक्लियस के अंदर होता है। अगर हम पूरी बॉडी के सेल के न्यूक्लियस से डीएनए निकाल लें तब तो फिर हम पूरे अपने अर्थ के 6 राउंड लगा लेंगे। ठीक है, लेकिन मज़ेदार बात यह है कि इतना सारा डीएनए, यानी कि एक न्यूक्लियस के अंदर इतना डीएनए कि आप उसे अफ्रीका के एक कोने से दूसरे कोने तक ले जा रहे हो, वो सिर्फ इतना छोटा सा सेल है आपके पास। उस छोटे से सेल का भी 1/10 बाई वॉल्यूम जो है वो हमारा न्यूक्लियस है और उसके अंदर हमने इसको स्टोर करके रखा हुआ है। तो अगर इतना ज़्यादा डीएनए आपको स्टोर करके रखना है तो जाहिर सी बात है कि आपको इसको कंडेंस करके रखना होगा, आपको इसको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना के रखना होगा कि इतनी कम जगह में वो आ पाए। क्योंकि अगर आपने इतना सारा डीएनए जो कि थ्रेड लाइक है इसको खुले ऐसे ही रख दिया न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, इसको बिल्कुल थ्रेड कंसीडर करें आप डीएनए को, तो अगर आप सब लोगों के घर में वो रील होगी, है ना, जो सब लोग देखते हैं ना कि वो मम्मी लोग इस्तेमाल करती हैं धागा जिसको बटन या वो लगाने के लिए, तो वो रील होती है। तो उस रील के धागे को आप निकालो और आप फ्रीली कहीं पे रख दो,
और फिर उसके बाद आप चाहो कि हम इसे खोलें, किसी भी पार्ट से थोड़ा सा धागा निकाल लें और फिर या हम ये कह लें कि इसको हम पूरा खोल के एकदम सीधा करना चाहें तो कर पाओगे? बिल्कुल नहीं कर पाओगे। कहीं ना कहीं उसमें नॉट लग जाएगी, कहीं ना कहीं से वो खराब हो जाएगा। तो सेम वही चीज़ डीएनए के साथ भी है। अगर हम डीएनए को बिना अच्छे से रैप अप किए, बिना अच्छे से कंडेंस किए ऐसे ही रख दें थ्रेड की फॉर्म में अपने न्यूक्लियस के अंदर, जब भी आप उसे यूज करना चाहोगे, यानी कि आपको ट्रांसक्रिप्शन करना है आपको डीएनए ओपन करना पड़ेगा, आपको रेप्लिकेशन करना है आपको डीएनए ओपन करना पड़ेगा, आपको कोई और काम है डीएनए का, आपको पूरा क्या कहते हैं स्ट्रक्चर बदलना है, कोई एपिजेनेटिक चेंज करना है, आपको डीएनए को ओपन करना पड़ेगा। तो अब आपका डीएनए है पूरा उलझा हुआ, आप कैसे खोलोगे उसे, कैसे यूज करोगे? इसीलिए डीएनए को एक वेल मेंटेन्ड पाथवे के थ्रू, ये कह लें कि कुछ स्टेप्स के थ्रू डीएनए को हमेशा हमको कैसा रखना पड़ता है, इसको कंडेंस फॉर्म में रखना पड़ता है। और मैक्सिमली कंडेंस्ड फॉर्म जो हमको देखने को मिलती है, या एकदम टॉप मोस्ट कंडेंस फॉर्म जो है वो हमको देखने को मिलती है क्रोमोसोम की फॉर्म में। तो मेजरली जो हमारा क्रोमोसोम है वो डीएनए से और प्रोटीन से मिलके बना हुआ होता है। प्रोटीन क्यों? जैसे हमारी रील में वो आपने देखा है ना, जो अंदर आपका दफ्ती का वो होता है जो कि उसकी बैकबोन का काम करता है, जिसपे हम उसके ऊपर धागे को लपेटते हैं, वैसे ही प्रोटीन्स की जरूरत होती है हमको जिसपे हम अपना डीएनए लपेटते हैं। और अल्टीमेटली हमारा जो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है वो बन के आ जाता है कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये जब बन के आता है तब ये डीएनए से ही मिलके बना होता है, और इस क्रोमोसोम की फॉर्म में हमारा सारा डीएनए हमारी बॉडी में स्टोर रहता है। इसीलिए कहा जाता है कि एक क्रोमोसोम पे ढेर सारा डीएनए होता है और हर एक क्रोमोसोम पे ढेर सारे जीन्स होते हैं। सिर्फ एक ही जीन एक क्रोमोसोम पे नहीं होता, बहुत सारे जीन्स होते हैं, ठीक है। तो ये हमको देखने को मिलता है किसमें, अपने न्यूक्लियर मटेरियल में। जो हमारा न्यूक्लिक एसिड है वो इस फॉर्म में हमारे क्रोमोसोम की फॉर्म में रहता है ना। और इसको हम लोग देख भी सकते हैं, मतलब स्टेनिंग करके, या हम इसको डाई स्टेन करें या मेथड ऐसे यूज करें जिससे हम डीएनए किस फॉर्म में है सेल के अंदर उस चीज को फॉलो अप कर सकते हैं, है ना। तो उसमें पता चल जाएगा कि डेंसली कलर्ड बॉडीज जो न्यूक्लियस में देखने को मिल रही हैं वो किस वजह से हैं या कैसे हैं। तो ये बहुत ही मजेदार चीज है। और जैसा कि मैंने भी बताया आपको कि सिर्फ डीएनए नहीं होता, जैसे हमारे उस धागे में चारों तरफ हम लपेटते हैं जो हमको चाहिए होता है बैकबोन, ऐसे ही यहाँ पे हमको एक बैकबोन, एक सपोर्ट चाहिए होता है, तो वो सपोर्ट हमें प्रोटीन से मिलता है। तो मेजरली जो हमारा क्रोमेटिन है वो 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। हालांकि बहुत सारे लोग दो ही चीज़ बोलते हैं, लेकिन कुछ बुक्स में आपको 3 चीज़ें लिखी मिलेंगी। कौन सी? प्रोटीन, डीएनए एंड आरएनए। डीएनए की एग्जैक्ट फोल्डिंग या डीएनए का अच्छे से इकट्ठा होना, फोल्ड करना, रहना उस पर, ये बहुत सारी चीज़ें आरएनए पर भी निर्भर करती हैं, है ना। तो आरएनए जो है मदद करता है डीएनए की कंप्लीट या वेल फोल्डिंग के लिए प्रोटीन्स के ऊपर। और वो प्रोटीन्स ढेर सारी हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स हैं, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स हैं, बहुत सारी तरीके की हमको प्रोटीन यहाँ पे देखने को मिल रही हैं, जो कि अल्टीमेटली हमारे डीएनए को अपने ऊपर रिवॉल्व करा के या अपने ऊपर एक ये उसको बैकबोन प्रोवाइड करके इकट्ठा करके उसका ऐसा स्ट्रक्चर बनाती है, ठीक है। जिसमें सबसे पहली जो शुरुआत होती है ना, सबसे पहली जो शुरुआत होती है वो तुम्हारे न्यूक्लियोसोम से होती है। कैसे? सबसे पहले आपका डीएनए रहेगा, ठीक है। डीएनए के बाद डीएनए हिस्टोन के ऑक्टामर के ऊपर, हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं उनके ऑक्टामर के ऊपर रिवॉल्व करना शुरू करता है। उस हिस्टोन जब हिस्टोन के चारों तरफ डीएनए रिवॉल्व करता है और फिर आगे बढ़ता है, तो बेसिकली एक स्ट्रक्चर बन जाता है बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर। उसके बाद वो बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर एक और हीलिक्स के फॉर्म में खुद को एसोसिएट करता है, और वो फिर हीलिक्स जो है वो क्या करती है, वो लूप्स बनाना शुरू करती है, वो फोल्डिंग्स बनाना शुरू करती है दूसरे नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स के ऊपर, जिसको हम स्कैफोल्ड प्रोटीन बोलते हैं। और तब हमको अल्टीमेटली ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिल पाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को मैं बहुत अच्छे से आपको समझा दूंगा इस लेक्चर के बाद। आपको इस टॉपिक में कोई दिक्कत नहीं होगी। हम आपको बस चीज़ों को लाइन से लेके चलना है कि हम पढ़ क्या रहे हैं। तो हम सबसे पहले डीएनए से शुरू करेंगे कि हमने शुरू कहाँ से किया, और उसमें मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा जिस पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो अगर हम डीएनए से शुरू करें या डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर देखने की कोशिश करें, तो यहाँ पे हमको ऐसा क्या मिल रहा है, ऐसी क्या खास बात है डीएनए के डबल हेलिकल स्ट्रक्चर की। तो बेसिकली डीएनए का जो डबल हेलिक्स है वो हमने सबने अभी तक अपने जो जीवन काल है उसमें पढ़ा ही हुआ है। क्या पढ़ा हुआ है?
कि डीएनए में दो बैकबोन होती है, या हम ये कह लें डीएनए जो है या डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जो है ये एक पॉलीमर है जो कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड मोनोमर से मिलकर बना होता है। इस न्यूक्लियोटाइड में तीन चीजें होती हैं, कौन सी? फॉस्फेट, पेंटोज शुगर या डीऑक्सीराइबोज शुगर और हमारे बेसिस, नाइट्रोजनस बेसिस। ठीक है, तो इन तीन चीजों से मिलकर बनी होती है, जिसमें से शुगर और फॉस्फेट ये बैकबोन बनाते हैं जो कि ऐसे रन करते हैं, और इनके बीच में जो हमारे बेसिस हैं वो इस तरीके से लगे हुए होते हैं। ठीक है, इस तरीके से बेसिस जो है बीच में वो प्रेजेंट होते हैं। इसके साथ साथ हमारे डीएनए की जो दो स्ट्रैंड्स हैं वो दोनों एंटी पैरेलली रन करते हैं। एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम रन करता है ऊपर से नीचे, एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम नीचे से ऊपर की तरफ रन करता है। दोनों एंटी पैरेलली रन करते हैं, और जो हमारे बेसेस हैं ये बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू इंटरैक्ट करते हैं, कोवेलेंट बॉन्डिंग इनके बीच में नहीं होती है। फिर कुछ एस्पेक्ट्स हैं हमारे डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के जो हमको देखना जरूरी है। क्या? एक टर्न में जब एक 360 डिग्री टर्न लेता है हमारा डीएनए, तब उस टर्न में हमको 10.5 बेस पेयर देखने को मिलते हैं, है ना। और एक टर्न से जो हमारी हाइट बढ़ती है डीएनए की, या जो बेसेस हैं इस तरीके से एक के ऊपर एक स्टैक होके अराउंड 3.4 नैनोमीटर का हाइट गेन करते हैं एक 360 डिग्री टर्न के बाद। तो इससे हम ये लगा सकते हैं अंदाजा कि दो कॉन्जिक्यूटिव बेसेस के बीच में 0.34 नैनोमीटर का डिस्टेंस होता है। 0.34 0.34 0.34 0.34 आप मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, आपको पता चल जाएगा कि 3.4 नैनोमीटर का एक टर्न पे जो हमको बढ़ाव देखने को मिल रहा है वो है। इसके साथ साथ आपको फोकस किस चीज पे करना है? आपको फोकस करना है इसके डायामीटर पे। अभी जो डीएनए का डायमीटर है ये है 2 नैनोमीटर, ध्यान दीजिएगा। अभी जो डीएनए का डायमीटर है ये है 2 नैनोमीटर। अब बहुत सिंपल सा लॉजिक है, जब भी आप किसी चीज की हाइट कम करोगे तब उस चीज की विड्थ बढ़ेगी। ठीक है, अब हाइट से मतलब यहाँ पे क्या है? लेंथ। डीएनए की लेंथ बहुत ज़्यादा है लेकिन विड्थ बहुत कम है, तो हम क्या करेंगे? लेंथ कम करेंगे। जब लेंथ कम करेंगे तो विड्थ बढ़ेगी। अभी हमने शुरू किया है 2 नैनोमीटर से, और अल्टीमेटली जब मेटाफेजिक क्रोमोसोम बन के तैयार होगा तब उसकी जो डायमीटर होता है वो होता है 1400 नैनोमीटर, है ना। तो आप देख रहे हैं 2 नैनोमीटर से हम शुरू करते हैं और कई 1000 फोल्ड उसको फोल्ड करने के बाद हम 1400 नैनोमीटर तक पहुंच जाते हैं, और ये 1400 नैनोमीटर आपके मेटाफेजिक क्रोमोसोम का डायमीटर होता है। तो आपको फोकस किस पे करना है? डायमीटर पे, कि कैसे कैसे डायमीटर बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि हम लेंथ कम कर रहे हैं। हम लेंथ क्यों कम कर रहे हैं? क्योंकि हमें उसे कम से कम जगह में रखना है, हम पूरी लेंथ को नहीं रख सकते। ठीक है, तो लेंथ कम करेंगे विड्थ बढ़ेगी। तो हमारे डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर सबसे पहले यहाँ से शुरुआत करता है। उसके बाद सेकेंड स्ट्रक्चर बनता है जो कि हमारे हिस्टोन प्रोटीन की मदद से बनता है। अगर हम बात करें कि हिस्टोन्स होते क्या हैं या हिस्टोन प्रोटीन कहाँ मिलते हैं, तो बेसिकली एक तो आपको याद ये रखना है कि हिस्टोन प्रोटीन हमको यूकेरियोट्स में ही मिलते हैं। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, हिस्टोन प्रोटीन्स रिच होते हैं बेसिक अमीनो एसिड में। ये क्वेश्चन न जाने कितनी बार पूछा गया है कि यूकेरियोट्स में या हिस्टोन प्रोटीन्स किन अमीनो एसिड में रिच होते हैं। तो ये बेसिक अमीनो एसिड में रिच होते हैं आर्जिनिन और लाइसिन। क्यों? क्योंकि आर्जिनिन और लाइसिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। और आप सभी लोगों को पता है कि जो हमारा डीएनए है, इस डीएनए में बाहर की तरफ फॉस्फेट प्रेजेंट होता है और इस फॉस्फेट पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन के थ्रू हिस्टोन प्रोटीन के साथ ये बाउंडेड रहते हैं। अगर हम बात करें मॉलिक्यूलर वेट की, तो अराउंड हिस्टोन प्रोटीन्स का जो मॉलिक्यूलर वेट है ये 11,000 से 21,000 डाल्टन के बीच में रहता है। सभी जो हमको हिस्टोन्स देखने को मिल रहे हैं वो मेजर हमारे पास 5 क्लासेस है हिस्टोन्स की। H1 हमारे पास है, H2A, H2B, H3 एंड H4, है ना। मेजर हमारे पास 5 क्लासेस हमको देखने को मिलती हैं अपने हिस्टोन प्रोटीन्स की, और ये अपने अपने मॉलिक्यूलर वेट और अमीनो एसिड कंपोजिशन में अलग अलग हैं, जिसमें से
जो हमारा H3 हिस्टोन है और H4 हिस्टोन है, ये दोनों ही हिस्टोन जो है बहुत ज़्यादा कंजर्वेशन शो करते हैं। कंजर्वेशन का मतलब ये है कि जब से इन हिस्टोन की उत्पत्ति हुई है, फॉर एग्जांपल ईस्ट अगर हम देखें जो कि बहुत सिंपल यूकेरियोट है, वहाँ पे अगर हम देखें तो वहाँ से हिस्टोन से आज तक कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है ना। अगर ह्यूमंस और ईस्ट के H4 हिस्टोन के हम सीक्वेंस को देखें तो सिर्फ 8 अमाइनो एसिड डिफर करते हैं। कितनी बड़ी बात है, कहाँ ईस्ट और कहाँ हम, एवोल्यूशनरी पाथवे पे हम कितना आगे हैं, फिर भी ह्यूमंस और ईस्ट के बीच में सिर्फ 8 अमाइनो एसिड के डिफरेंस है H4 हिस्टोन के सीक्वेंस में। और इसके साथ साथ जो हमारा H4 हिस्टोन है किसके बीच में, जो पीज और काउज के बीच में, यानी कि एक प्लांट और एक एनिमल, उन दोनों के बीच में भी हमको सिर्फ 2 अमाइनो एसिड का डिफरेंस देखने को मिल रहा है 102 अमाइनो एसिड में से। 102 अमाइनो एसिड में से सिर्फ 2 अमाइनो एसिड अलग हैं पीज और काउज में से। तो कितना ज़्यादा कंजर्वेशन हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है H4 और H3 हिस्टोन में, ठीक है। H4 में थोड़ा ज़्यादा ही, बाकी जो हमारे H1, H2 है, H2B हैं, थोड़ा कम सीक्वेंस सिमिलैरिटी शो करते हैं। अलग अलग स्पीशीज में इनका जो मतलब जो अमाइनो एसिड का कॉम्पोजिशन है वो बदलता रहता है। हिस्टोन्स की कुछ खास बातें हैं जो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है, जो आपको याद रखनी है, कभी हो सकता है वहाँ से पूछ लिया जाए। हिस्टोन्स की एक खास बात है कि हम सभी लोगों को पता है, ये मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज से बता रहा हूँ, कि ये हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है। इस न्यूक्लियस के अंदर डीएनए रहता है, इस डीएनए से एमआरएनए बन के बाहर आता है और फिर इस एमआरएनए से प्रोटीन बनती है। लेकिन इस एमआरएनए पे जब ये प्रोटीन बनने वाली होती है उससे पहले, या हम ये कह लें एमआरएनए के बाहर आने से पहले, इस एमआरएनए के ऊपर यूकैरियोट्स में, प्रोकैरियोट्स में नहीं, यूकैरियोट्स में हमको 3 चीज़ें देखने को मिलती हैं। 3 अलग अलग क्या कहते हैं इसकी, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन देखने को मिलते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 होता है हमारे पास कैपिंग, ठीक है, सबसे पहले 5 प्राइम एंड पे कैपिंग की जाती है। नंबर 2 होता है हमारे पास स्प्लाइसिंग, और नंबर 3 होता है हमारे पास क्या, इसकी पॉली ए टेल एडिशन, पॉली ए टेल ऐड की जाती है 3 प्राइम एंड पे, है ना। तो ये सारी चीजें हमको देखने को मिलती है। लेकिन खास बात ये है कि जो हिस्टोन प्रोटीन का एमआरएनए है, उस एमआरएनए में पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन नहीं किए जाते। क्यों नहीं किए जाते? क्योंकि ये एमआरएनए जैसे ही बन के बाहर आता है, इतनी ज़्यादा ज़रूरत होती है प्रोटीन को उस टाइम अंदर न्यूक्लियस के अंदर, इतनी तेज़ी से रेप्लिकेशन चल रहा होता है कि अगर हम पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन करने लग गए तो हम यही करते रह जाएंगे। तो इस एमआरएनए को पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन के बिना ही सिंथेसाइज किया जाता है, प्रोटीन की फॉर्म में इसको कन्वर्ट किया जाता है, फिर वो प्रोटीन तुरंत अंदर वापस से न्यूक्लियस के अंदर चली जाती है, ठीक है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी चीज़ ये हो गई जो आपको याद रखनी है, एडिशनल, जो कभी काम आ सकती है, कि जब ये हिस्टोन प्रोटीन्स इस तरीके का एक ऑक्टामर बनाते हैं जिसको हम कहते हैं हिस्टोन कोर, ठीक है, ऐसे करके चार चार हमारे हिस्टोन प्रोटीन्स का एक ऑक्टामर बनता है। तो हमको पता है कि प्रोटीन्स के एक एन टर्मिनल होता है और एक सी टर्मिनल होता है ना। तो इसका ये जो एन टर्मिनल वाली टेल होती है किसकी, हिस्टोन्स की, ये हमेशा बाहर निकली रहती है ऐसे। तो 8 एन टर्मिनल्स हमको बाहर निकले हुए मिलेंगे हिस्टोन के ऑक्टामर से। कभी भी अगर आपसे कोई पूछे कि हिस्टोन प्रोटीन्स के कंप्लीटली ऑक्टामर के फॉर्म में या कंप्लीटली जब न्यूक्लियोसोम बना रहे होते हैं तो असेंबल्ड होते हैं, तो आप कहोगे नहीं, उसकी एन टर्मिनल वाली चेन बाहर निकली रहती है, एन टर्मिनल वाला टेल बाहर निकला रहता है। क्यों निकला रहता है? ये एन टर्मिनल पे जो हमारे पार्ट है, एक छोटा सा टेल है, ये बाहर इसलिए निकलता रहता है क्योंकि ये ससेप्टिव होता है पोस्ट, या हम ये कह लें एपिजेनेटिक चेंजेस के लिए। वो ज़्यादा हमारे लिए एक्यूरेट वर्ड होगा, एपिजेनेटिक चेंजेस के लिए। मतलब अगर आपको हिस्टोन का एसिटाइलेशन कराना है, मिथाइलेशन करवाना है, कुछ भी करवाना है, तो उसके लिए जो एपिजेनेटिक चेंजेस के लिए हमको इसी टेल की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो ये 2 एडिशनल चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, क्या कि हिस्टोन का जो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन है वो नहीं होता, और हिस्टोन प्रोटीन्स जब एसोसिएट होते हैं न्यूक्लियोसोम की फॉर्म में तो उनकी एन टर्मिनल टेल जो है वो बाहर निकली रहती है। क्यों निकली रहती है? क्योंकि वहाँ पे एपिजेनेटिक चेंजेस होने के लिए साइट की तरह उसको इस्तेमाल किया जाता है।
अब हिस्टोन प्रोटीन आपके पास आ गए हैं। ये हिस्टोन प्रोटीन क्या करेंगे, सबसे पहले शुरुआत करेंगे इसकी कंडेंसेशन की। क्या करेंगे, ये न्यूक्लियोसोम बनाएंगे। बेसिकली न्यूक्लियोसोम हम कहते किसे हैं, कौन सा स्ट्रक्चर ऐसा है जिसको हम न्यूक्लियोसोम कह सकते हैं। तो होता क्या है कि आपका डीएनए है, बहुत सारा डीएनए। कितना डीएनए है, एक न्यूक्लियस के अंदर अराउंड 10⁵ माइक्रोमोल हमको माइक्रोमीटर लॉन्ग हमको डीएनए देखने को मिल रहा है। 10⁵ माइक्रोमीटर लॉन्ग, है ना। और अगर हम बात करें कि हमारा न्यूक्लियस कितना बड़ा है, तो वो है अराउंड 5 to 10 माइक्रोमीटर डायमीटर में, है ना। 5 to 10 माइक्रोमीटर डायमीटर में आपको 10⁵ माइक्रोमीटर लॉन्ग डीएनए को स्टोर करना है। जाहिर सी बात है कि उसको आप फोल्ड करोगे ही करोगे, कॉम्पैक्शन आपको चाहिए ही चाहिए। तो वहां पे क्या करा जाता है, हिस्टोन्स के ऐसे ऑक्टामर्स बनाए जाते हैं, यूं, ठीक है, छोटे छोटे। इन ऑक्टामर्स में 8 प्रोटीन हमको देखने को मिलती हैं, उनको हम कहते हैं हिस्टोन के कोर्स, ठीक है, हिस्टो या ऑक्टामर के कोर्स। वहां पे हमको कौन सी देखने को मिलते हैं, इन कोर्स में हमको दो कॉपी देखने को मिलती हैं, H2A, H2B, H3 और H4 की। ध्यान दीजिएगा, H1 जो हिस्टोन है वो हमारे कोर में नहीं होता, H2A, H2B, H3 और H4। अब आप कहोगे 4 ही दिख रहे हैं, तो 4 इसके पीछे की साइड है। 3D में आप इमेजिन करोगे तो 4 आगे हैं, 4 पीछे हैं। कुछ इस तरीके की एक बड़ी सी बॉल जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है, और इसके ऊपर डीएनए इस तरीके से रिवॉल्व करेगा, ठीक है। इस तरीके से डीएनए इसके ऊपर रिवॉल्व करता है। अराउंड जब डीएनए रिवॉल्व करना शुरू करता है, यानी कि डीएनए एक पॉइंट से एंटर करा, ऐसे उसने एक टर्न लिया और फिर बाहर निकला। अराउंड 1.67 टर्न लेता है डीएनए हमारे एक न्यूक्लियोसोम के कोर के ऊपर, ठीक है, या जो हमारी ऑक्टामर है उसके ऊपर, जिसमें अगर आप बेस पेयर के फॉर्म में बात करो तो 146 बेस पेयर टाइटली बाउंड होते हैं इस हिस्टोन के कोर के साथ। लेकिन अगर आप इसको डायरेक्ट पढ़ने की कोशिश करोगे कि हाँ मैं 146 बेस पेयर की बात नहीं करता हूँ, मैं डायरेक्ट इसको इससे ट्रीट करूंगा, यानी कि किसी न्यूक्लियस से ट्रीट करूंगा और उसको एज इट इज मूव करने के लिए छोड़ दूंगा हमारे जो हमारा एगरोस जेल है उस पर। तो जब आप एगरोस जेल पे उसको मूव करने के लिए छोड़ोगे तो आपको जो फर्स्ट चीज देखने को मिलेगी, या बेस पेयर अगर सबसे पहले देखने को मिलेंगे, तो वो आपको अराउंड 200 बेस पेयर देखने को मिलेंगे। लेकिन ये तब होगा जब आपने सिर्फ पार्शियल डाइजेशन करवाया है अपने डीएनए का। अगर आप कंप्लीट डाइजेशन करवाओगे तो कंप्लीट डाइजेशन के बाद हमको सिर्फ 146 बेस पेयर का एक स्ट्रेच जो है वो देखने को मिलेगा, जो कि हमारे रन करेगा किस पे, जेल पे, ठीक है। और इस 146 बेस पेयर का जो हमारा पार्ट है, जो डीएनए है, यही डीएनए वो डीएनए है जो कि हमारे न्यूक्लियोसोम की कोर के ऊपर, हिस्टोन ऑक्टामर के ऊपर रिवॉल्व कर रहा था, ठीक है। तो अब क्या होता है, अब जो स्ट्रक्चर यहाँ से बन के आता है उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर, जिसमें जो बीड्स हैं वो है न्यूक्लियोसोम की कोर और स्ट्रिंग जो है वो है हमारा डीएनए, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये हो गई स्ट्रिंग डीएनए, और ये हो गई बीड्स। तो बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का हमको देखने को मिलता है ना। तो अब एक बार हमारे न्यूक्लियोसोम्स पैक हो गए तो उसके बाद ये, अच्छा इसकी मैं डायमीटर की बात कर देता हूँ कि अभी जो हमारा बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर बना ना, इसका अगर आप डायमीटर देखने जाओगे तो इसका डायमीटर हमको देखने को मिलता है 10 नैनोमीटर। 2 नैनोमीटर था डीएनए का, अब है 10 नैनोमीटर। अब ये 10 नैनोमीटर फाइबर या 10 नैनोमीटर का जो हमारे पास डायमीटर वाला डीएनए है फोल्डेड, ये क्या करेगा, ये और कॉम्पैक्ट होने की कोशिश करेगा। जब ये और कॉम्पैक्ट होने की कोशिश करता है तो ये खुद एक हीलिक्स की फॉर्म लेने की कोशिश करता है। अभी आप देख रहे हो ये जो येलो वाला पार्ट है ये हमारा न्यूक्लियोसोम का कोर या हिस्टोन ऑक्टामर, और इसके ऊपर ये जो ब्लू डीएनए हमको देखने को मिल रहा है ये रैप्ड है, ठीक है। तो नॉर्मली तो ये ऐसे था बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर की फॉर्म में, लेकिन अब ये क्या कर रहा है, अब ये इस तरीके की हीलिक्स बना रहा है। जब ये हीलिक्स बना रहा है तो आप सोचिए पहले से ही स्ट्रक्चर रैप्ड अप है और वो अब हीलिक्स बना रहा है। तो जब वो हीलिक्स बनाएगा तो उसका डायमीटर 10 नैनोमीटर से
30 नैनोमीटर हो जाता है। ठीक है, 10 नैनोमीटर से 30 नैनोमीटर हो जाता है। और इस तरीके का कॉम्पैक्शन अराउंड 10,000 फोल्ड 10,000 फोल्ड कॉम्पैक्शन को बढ़ा देता है, या 10,000 फोल्ड जो हमारा हायर ऑर्डर है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का, वहां तक हमको पहुंचा देता है। तो अब ये जो हमारे सामने निकल के आया है, अब हम इसको कह रहे हैं 30 नैनोमीटर फाइबर, या हम इसको सोलेनॉइड भी कहते हैं। ठीक है, या हम इसको सोलेनॉइड भी कहते हैं। अब होता क्या है कि हमारा जो क्या कहते हैं यहाँ पे जो निकल के आए हैं ये स्ट्रक्चर, जो 30 नैनोमीटर फाइबर निकल के आए हैं, तो अभी भी ये हमारे लिए मतलब एकदम अटमोस्ट लेवल नहीं है कॉम्पैक्शन की। हमें और इसे कॉम्पैक्ट करना ही पड़ेगा। क्यों हमें इसे कॉम्पैक्ट करना पड़ेगा? क्योंकि अभी इसकी लेंथ उतनी ज़्यादा कम नहीं हुई है। तो फिर हम और प्रोटीन्स को इस्तेमाल करते हैं, और वो प्रोटीन्स हैं हमारे नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स या स्कैफोल्ड प्रोटीन्स। बेसिकली अभी आपने क्या किया था, पतले से धागे से शुरू किया था, उसको पहले मोटा किया एक चीज पे चढ़ा के, न्यूक्लियोसोम पे चढ़ा के, फिर आपने उसकी एक हेलिक्स बनाई, और अब वो आपके पास अच्छा खासा मोटा 30 नैनोमीटर का एक फाइबर है। लेकिन इस 30 नैनोमीटर फाइबर को भी हम किस तरीके से और कॉम्पैक्ट कर सकते हैं, तो वो हम करते हैं लूप्स बना के स्कैफोल्ड प्रोटीन को यूज करते हुए, है ना। अगर यहाँ पे आप समझने की कोशिश करो तो कुछ ऐसा होता है कि अभी आपके पास ये 30 नैनोमीटर फाइबर आ चुका है। ठीक, ये आपके पास 30 नैनोमीटर फाइबर आ चुका है। तो अब आप क्या करते हो, अब आपकी एंट्री होती है एक प्रोटीन की। इस प्रोटीन को हम कहते हैं स्कैफोल्ड प्रोटीन। ठीक है, ये स्कैफोल्ड प्रोटीन इस 30 नैनोमीटर फाइबर की, इस 30 नैनोमीटर फाइबर की लूप बनवाता है या लूपिंग करवाता है अपने ऊपर। किस तरीके से? ऐसे ऐसे लूपिंग करवाता है। ठीक है, दोनों ही साइड। तो इस लूपिंग से क्या होता है कि डीएनए जो है हमारा, ये जो फाइबर आप देख रहे हो, ये 30 नैनोमीटर फाइबर है। 30 नैनोमीटर फाइबर, ये 30 नैनोमीटर फाइबर एक स्कैफोल्ड प्रोटीन के ऊपर लूपिंग करता है। और जब ये लूपिंग करता है तो आप देखो इसका डायमीटर इतना बढ़ जाएगा और लेंथ कितनी कम हो जाएगी, क्योंकि इतना मोटा फाइबर पहले से ही है। आप उसको और ज्यादा एक प्रोटीन के अराउंड गोल 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 घुमा रहे हो, तो अल्टीमेटली किस तरीके का स्ट्रक्चर हमको मिलने वाला है ना। तो इसको अगर हम समझने की कोशिश करें कुछ इस तरीके से, तो हमने यहाँ से शुरुआत करी थी डीएनए की। ठीक है, इस डीएनए का डायमीटर था 2 नैनोमीटर। उसके बाद इसको हमने बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर दिया। उस बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर का डायमीटर था 10 नैनोमीटर। फिर इस 10 नैनोमीटर वाले बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर का हमने एक हेलिक्स बनवाया ऐसे। इस हेलिक्स का डायमीटर था 30 नैनोमीटर। और फिर इस हेलिकल स्ट्रक्चर को हमने एक स्कैफोल्ड प्रोटीन पे रोल करवाया, लूपिंग करवाई। ठीक है, तो ये है हमारा, अब जो हमको देखने को मिल रहा है ये हमारा कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर। अब ये है क्या, ये क्या बन के आया है हमारे सामने, अब आपको ये चीज समझ में आएगी। ठीक है, तो आपने क्रोमोसोम को हमेशा कुछ इस तरीके से देखा है। ठीक है, तो इस क्रोमोसोम की इस आर्म पे आप फोकस करें, ये है वो आर्म। उसके बाद यहाँ पे आपको डीएनए का और ऐसे करके बाउंडेड एरिया देखने को मिलेगा, जिसको आप बोलोगे सेंट्रोमेयर। इसको आप बोलोगे सेंट्रोमेयर। और फिर ये स्कैफोल्ड प्रोटीन इस साइड भी प्रेजेंट होगी और उस पर भी ये वाली लूपिंग आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये वाला कौन सा पार्ट है, इसको अगर हम बीच से ऐसे कट करें यहां से यहां तक, तो ये जो पार्ट है हमारा एक क्रोमोसोम, ये हमको देखने को मिल रहा है। अगर इस क्रोमोसोम की आप डायमीटर की बात करो तो वो होती है 700 नैनोमीटर। 700 नैनोमीटर एक सिंगल क्रोमोसोम की। और फिर है हमारे पास मेटाफेसिक क्रोमोसोम या क्रोमोसोम का पेयर, जो कि कुछ इस तरीके से हमको देखने मिलता है। अगर आप इस क्रोमोसोम के पेयर की या मेटाफेसिक क्रोमोसोम की बात करोगे तब हमको देखने को मिलता है 1400 नैनोमीटर का डायमीटर।
ठीक है। तो हमने शुरू किया था 2 नैनोमीटर से, 2 से 10, 10 से 30, 30 से 700 और 700 से 1400 नैनोमीटर। कुछ इस तरीके के चेंजेस हमको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, है ना। अब हो क्या रहा है, इसके साथ साथ जो ये स्ट्रक्चर है जो ऐसे आपने बना हुआ देखा है, इसको एज इट इज रोके रखने के लिए भी कुछ प्रोटीन्स की जरूरत पड़ती है, और उन प्रोटीन्स को हम कहते हैं स्ट्रक्चरल मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम प्रोटीन या एसएमसी प्रोटीन्स। ठीक है, ये एसएमसी प्रोटीन्स मेजरली हमारे ह्यूमंस में हमको दो तरीके के देखने को मिलती हैं, और बहुत सारी फैमिली होती है इसकी, या बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं। जो ह्यूमंस में मिलती हैं वो होती हैं दो, कोहेसिन्स एंड कंडेंसिन्स। ठीक है, अगर हम बात करें कि कोहेसिन और कंडेंसिन को कहाँ मिलती हैं, तो कोहेसिन प्ले अ सब्सटेंशियल रोल इन लिंकिंग टुगेदर सिस्टर क्रोमेटिड्स immediately after replication and keeping them close together as a chromosome condensed to metaphase। ठीक है, तो सिस्टर क्रोमेटिड्स हमारे कौन से होते हैं, सेम क्रोमोसोम के जो होमोलॉगस वाला पार्ट होता है वो ये दोनों हमारे सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। ठीक है, सिस्टर क्रोमेटिड्स। अगर यहाँ पे कोई और क्रोमोसोम पास में आ जाता है तब वो दोनों नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं। तो इन दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स को यहाँ से आपस में लिंक करके रखना, जोड़ के रखना, इस स्ट्रक्चर को बनाए रखना, ये काम होता है कोहेसिन का। इसके साथ साथ जो कंडेंसिन है ये हमारे पूरे क्रोमोसोम के कंडेंसेशन के लिए या इसके फोल्ड प्रोटीन पे इसकी लूपिंग के लिए और इसके स्ट्रक्चर मेंटेनेंस के लिए जरूरी होते हैं। ओके, तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर हमको देखने मिल रहा है। 2 नैनोमीटर डबल हेलिकल स्ट्रक्चर से हमने शुरू किया, फिर हमने बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर बनाया जो कि 10 नैनोमीटर का था इस न्यूक्लियोसोम से, फिर हमने इसकी 30 नैनोमीटर डायमीटर वाली एक सोलेनॉइड स्ट्रक्चर बनाया इस 10 नैनोमीटर फाइबर से, और फिर उसकी हमने कुछ इस तरीके से लूपिंग करवाई। ठीक है, ये आप देख रहे हो लूपिंग। तो ये लूपिंग हमने जब करवाई तो हमारा जो डायमीटर है वो हो गया 700 नैनोमीटर, और 700 नैनोमीटर डायमीटर सिंगल क्रोमोसोम का था। फिर जब मेटाफेजिक क्रोमोसोम बना जहाँ पे कंडेंसिन कोहेसिन ने भी अपना काम किया, तब हमको लास्ट में 1400 नैनोमीटर का एक मेटाफेजिक क्रोमोसोम देखने को मिला। तो ऐसे हमारी फोल्डिंग होती है और हमारा जो क्रोमोसोम है वो इस फॉर्म में इस हमारे बॉडी के अंदर, हमारे न्यूक्लियस के अंदर रहता है, जो कि हमको देखने मिलता है इतनी बड़ी चीज करता हुआ। क्या, 10⁵ माइक्रोमीटर लंबा डीएनए रहता है 5 to 10 माइक्रोमीटर डायमीटर वाले न्यूक्लियस के अंदर। कैसे, ऐसे। ठीक है, तो अब हैवी वाला हो। ओके, सो आई होप आपको ये अच्छा लगा हो। अगर लगा हो तो जरूर से मुझे बताइएगा। उसमें अपने टेलीग्राम ग्रुप में जो डिस्कशन वाला है, और you guys know what you have to do, just join the telegram discussion group for the Guru Mantra, visit this website or anything else, and you can order this book also. You can also contact on the given details. Okay, thank you so much.